हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था हिंदी साहित्य के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं और कौन कौन सी कड़ी में प्रमुख ग्रंथियों का प्रकाशन हुआ, जिसमें से निकल के आया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास रहा, जिसमें हिंदी के स्वरूप और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में हमको देखने को मिलता है। फिर हमने चर्चा करी थी हिंदी साहित्य के महाकाव्यों की। रामचरितमानस को देखा था, जो एक सरल भाषा का महाकाव्य है, तुलसीदास जी ने लिखा था। और भी कई महाकाव्यों को देखा, जैसे रामचंद्रिका को देखा, ये एक कठिन भाषा का महाकाव्य था। दोनों ही राम कथा पर आधारित हैं, केशवदास जी द्वारा रामचंद्रिका रचित है। प्रिप्रवास को देखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने रचा था। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का रचना है, जो हिंदी महाकाव्यों के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग सीखे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा है। आज हम लोग इस क्लास में पार्ट 1 में तो वो सीख लिया, आज पार्ट 2 में हम लोग इस क्लास में सीखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी का स्वरूप क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का स्वरूप कैसा है और उस स्वरूप में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो हिंदी के स्वरूप को जानने से पहले, हिंदी के स्वरूप विस्तार को जानने से पहले एक छोटी सी परिभाषा है, इसको देखते हैं कि हिंदी का स्वरूप क्या है। तो हिंदी का स्वरूप जानने से पहले सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमको भाषा जानना जरूरी है कि भाषा क्या होता है। जब हम भाषा को जानेंगे तब हिंदी के स्वरूप के विस्तार को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं, इस बोर्ड पे लिखा है भारत के भूभाग, यानी कि जो भारत है, भारत ये है ना, छोटा सा ऐसे आप देखो भारत रहता है, तो ये जो भारत के भूभाग हैं, भारत के भूभाग में हिंदी है, कामा करके खड़ी बोली है, हिंदी खड़ी बोली, कृत्याचार, शिक्षा दीक्षा, विचार विनिमय, अभिव्यक्ति आदि का माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा है कि यही माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं, सार्वजनिक स्थानों पे हम लोग प्रतिभाग करते हैं, हम अभिव्यक्ति अपनी कर लेते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों का विनिमय करते हैं एक दूसरे से। हम अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को बताने का काम करता है, अभिव्यक्त करता है। ये कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्तियों को, अपने सार्वजनिक स्थानों में बोलचाल की भाषा को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो हिंदी का स्वरूप मूलतः यही दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में, भारत के भूभागों में जो भी भाषाई आधार पर दर्शाया जाता है उसे हिंदी के स्वरूप के अंदर कर रखा जाता है। अब हमको सीखना ये है कि हिंदी भाषी क्षेत्र क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, या हिंदी का जो इतिहास है उसमें हिंदी भाषा को कितने राज्यों में रखा गया, उसको थोड़ा सा सीखते हैं। तो हेडिंग करते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र। पहला हेडिंग है हम लोगों का हिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? लगभग भारत के 15 राज्य, भारत के 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं कि कितने राज्य हैं भारत के, तो 15 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 15 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी के साथ साथ एमपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऐसे लगभग कितने राज्य हैं भारत के? 15 राज्य हैं। और दिल्ली को भी विशेष क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्रों में रखा जाता है। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा है, आज हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रों में भी किसका विस्तार मिलता है? हिंदी भाषा का विस्तार मिलता है। मूलतः हमको ये जानना है कि हिंदी भाषी क्षेत्र भारत के अंदर 15 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर इसका समावेश है, हिंदी भाषा को जाना जाता है।
हिंदी भाषी क्षेत्रों में और क्या विशेष बातें हैं? हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर उपभाषाओं की हम लोग चर्चा करें, उपभाषाएं, भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र की उपभाषाएं कितनी हैं? तो उपभाषाओं की संख्या 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियों को रखा गया है। 17 बोलियां जानी जाती हैं, यानी कि पहला तो ये हमने सीखा कि हिंदी भाषी क्षेत्र कितने राज्यों में है? 15 राज्यों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ही ज़्यादा है। और हिंदी भाषी क्षेत्र की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है और उपभाषाओं में लगभग कितनी बोलियां रखी गई हैं? 17 बोलियों की जानकारी मिलती है। आइए सीखते हैं या जानते हैं ये 5 उपभाषाएं कौन हैं और इन उपभाषाओं के अंदर 17 बोलियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो 5 उपभाषाओं को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ से हिंदी भाषी क्षेत्र को रफ करके सीखते हैं कि हमारे पास में 5 उपभाषाएं कौन कौन हैं। 5 उपभाषाओं की जानकारी अगर करें तो ऊपर हेडिंग करते हैं उपभाषाएं। उपभाषाएं किसकी उपभाषाएं? हिंदी की उपभाषाओं की चर्चा करेंगे। पहला उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी एक भारतीय हिंदी के उपभाषाओं के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है पूर्वी हिंदी भी उपभाषाओं में है। पहाड़ी हिंदी तीसरा है और चौथा है राजस्थानी हिंदी। साथ ही पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक और हिंदी है जिसे बिहारी हिंदी के रूप में हम लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बहुत ही प्रमुख उपभाषाएं हैं। फर्स्ट में है पश्चिमी हिंदी, सेकंड में है पूर्वी हिंदी, थर्ड में है पहाड़ी हिंदी और फोर्थ में है राजस्थानी हिंदी और 5वें नंबर का क्रम किसका है? बिहारी हिंदी का है। और मैंने कहा कि इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंदर लगभग कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। तो सीखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये कौन सा है? 5। तो 5 संख्या के आधार पर 5 प्रकार की उपभाषाएं हमारे भारत के अंदर जानी जाती हैं और इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंदर हमें 17 बोलियों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग कर लेते हैं पश्चिमी हिंदी। देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल है? बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली किसका हिस्सा है, ब्रजभाषा किसका हिस्सा है, हरियाणवी किसका हिस्सा है, बुंदेली और कन्नौजी किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो खड़ी बोली, पहला हमने क्या लिखा? खड़ी बोली। ब्रजभाषा, साथ ही बुंदेली भाषा, नहीं सॉरी, हरियाणवी और बुंदेली दोनों हैं। हरियाणवी, बुंदेली और 5वें पे आती है कन्नौजी भाषा। कॉमा कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों को रखा जाता है तो पहली बोली कौन सी है? खड़ी बोली। दूसरी बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। तीसरी है हरियाणवी, चौथी है बुंदेली और 5वें नंबर की है कन्नौजी, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम लोग हेडिंग कर लेते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों को रखा गया है? पूर्वी हिंदी कहती है कि हमारे अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां किसके पार्ट हैं? पूर्वी हिंदी के पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा हेडिंग करके सीख लेते हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पहाड़ी हिंदी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीसरी हिंदी के बारे में देखते हैं, तीसरी उपभाषाओं को देखते हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र का तीसरा उपभाषा है जिसे पहाड़ी हिंदी के रूप में जानते हैं, उसमें मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली पहाड़ी और कुमाऊनी 2 भाषाओं को रखा जाता है। मध्यवर्ती
पहाड़ी, इसका दो नाम है। मध्यवर्ती पहाड़ी को मध्यवर्ती पहाड़ी कहिए या गढ़वाली कहिए, गढ़वाली पहाड़ी। और दूसरे नंबर पर इसमें जो भाषा बोली जो रखी जाती है उसे कुमाऊनी कहते हैं, कुमाऊनी। तो एक तो आपका ये रहा मध्यवर्ती पहाड़ी या गढ़वाली पहाड़ी, दूसरा भाषा बोली कौन सी रही, कुमाऊनी पहाड़ी। ये दोनों बोलियां किसके अंतर्गत रखी जाती हैं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रखी जाती हैं। नेक्स्ट अगर हेडिंग करके देखें राजस्थानी हिंदी, चौथे नंबर पे है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थानी हिंदी में कितने प्रकार की उपबोलियों को शामिल किया जाता है, बोलियों को शामिल किया जाता है। तो राजस्थान 4 पार्टीशन में विभाजित है, पूर्वी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो हम लोग पूर्वी राजस्थानी, इसके अंतर्गत 4 बोलियां रखी गई हैं। पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थान 4 बोलियों रखी गई हैं। पूर्वी राजस्थानी, दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, तीसरा है उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, और चौथा है दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो ये 4 बोलियों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। इन चारों की उपभाषाएं भी हैं। अभी हमने देखा ये हमने देखा ना, उपभाषाओं में 5 हिंदी है, एक है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी को 4 भाषाओं में बांट दिया गया, बोलियों में बांट दिया गया। पूर्वी राजस्थानी बोली में, पश्चिमी राजस्थानी बोली में, उत्तरी राजस्थानी बोली में और दक्षिणी राजस्थानी बोली में। लेकिन इनकी उपभाषाएं भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाती हैं क्योंकि ये चारों की उपभाषाएं भी जानी जाती हैं। किस रूप में जानी जाती है, जैसे जयपुरी। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है कि जयपुरी किसका हिस्सा है, तो पूर्वी राजस्थानी जो भाग है, पूर्वी राजस्थान में जयपुर है, इसीलिए इसे जयपुर के रूप में जानते हैं। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी के रूप में जानी जाती है, इसकी उपभाषा क्या है, मारवाड़ी। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है कि मीरा के पद किस भाषा में है, तो मारवाड़ी भाषा में। जो मीरा ने पद गाए थे, तो मीरा के पद से सवाल पूछा जाता है कि मीरा के पद किस भाषा में जाने जाते हैं, तो मारवाड़ी भाषा में जाने जाते हैं। दूसरा, उत्तरी राजस्थानी की बात करें और दक्षिणी राजस्थानी की बात करें तो मेवाती, और मेवाती के साथ में अगर दक्षिणी राजस्थानी की हम लोग चर्चा करें तो मालवी। तो ये राजस्थान की विशेषता है, राजस्थानी हिंदी की विशेषता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी। जयपुरी को पूर्वी कहते हैं, जयपुरी क्योंकि जयपुर राजस्थान के पूर्व में स्थित है। मारवाड़ पश्चिमी क्षेत्र का है, उत्तरी क्षेत्र का मेवाती है और दक्षिणी क्षेत्र का मालवी है। ये चौथे पार्ट में हम लोगों ने देखा। नीचे दिखाई दे रहा है 5वां। चलिए रब करके देखते हैं कि 5वां बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो 5वां नंबर को थोड़ा सा रब कर लेते हैं। 5वां नंबर यहाँ लिख लेते हैं रब करके। पांचवें नंबर पर बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियों को रखा गया है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, इन 3 भाषाओं बोलियों को कहाँ रखा गया है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत रखा गया। तो हमने सीखा कि हमारे पास में उपभाषाएं 5 हैं और इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत कितने प्रकार की बोलियां, 17। थोड़ा काउंटिंग कर लो भैया, देखो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों एक है, 7 8 9 10 11 12। और सबसे पहला मैंने जो रब कर दिया, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली 13, ब्रजभाषा 14, हरियाणवी 15, बुंदेली 16 और कन्नौजी 17 भाषाएं हो गई। आगे हम लोग देखते हैं कि इन भाषाओं में कौन सी स्वतंत्र भाषाएं, एक नोट करके अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि इन भाषाओं में स्वतंत्र भाषाओं के रूप में किसे जाना गया, तो कई ऐसी भाषाएं हैं जिसको स्वतंत्र रूप से हम लोग जानते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से जानने का मतलब ये है कि मैथिली भाषा है, जैसे हमने मैथिली रखा, मैथिली किसके अंतर्गत है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। मैथिली बोली
और इसके साथ साथ में राजस्थानी बोली। राजस्थानी 4 भागों में डिवीजन है, हमने देख लिया। इन दोनों बोलियों को स्वतंत्र बोली के रूप में जाना जाता है। अब आपके दिमाग में ऐसा भी चल रहा हो कि स्वतंत्र बोली के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि स्वतंत्र रूप से इसे संवैधानिक दर्जे के रूप में जाना गया कि ये क्या है, स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बोलियां हैं, जिसके रूप में हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। पहाड़ी बोलियां कौन कौन सी हैं, हेडिंग करके देख लेते हैं। पहाड़ी बोली, पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो मगही, अगर थोड़े से जानकारी करेंगे, मगही, मैथिली, ये सब पहाड़ी बोलियां हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, पश्चिमी अवधी, कुमाऊनी, गढ़वाली, गढ़वाली। कुमाऊनी भी हमारी पहाड़ी भाषा है, गढ़वाली भी हमारी पहाड़ी भाषा है। बघेलखंडी लिख सकते हैं, ब्रज बघेलखंडी, बघेलखंडी जो बोली है वो भी कैसी बोली है? पहाड़ी बोली के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, ईटीसी कर लेते हैं। निम्न प्रकार की ऐसी बोलियां हैं जिसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? पहाड़ी बोली के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि ये बोलियां हमने सीखा, उपभाषाएं हमने सीखा, हिंदी का स्वरूप हमने जाना। हिंदी का स्वरूप क्या कहता है कि जो हमारी भाषा होगी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करेगी। और वो भाषाएं कितनी प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की होंगी। पश्चिमी हिंदी के रूप में, पूर्वी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी के रूप में भाषाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत 17 बोलियां हैं। हमने देख लिया कौन कौन सी बोलियां किसके किसके अंतर्गत आती हैं। आइए एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कौन कौन से प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों की अगर हम लोग चर्चा करें तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इतिहास ग्रंथों की जानकारी दे दी थी, फिर भी आज एक रिवीजन के तौर पर देखते हैं। तो एक तरफ इतिहासकार और एक तरफ इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ। और ये इतिहास ग्रंथ किसका होगा? हिंदी का होगा। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख इतिहासकार की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले नंबर पे गारसा द तासी। इनका प्रमुख इतिहास ग्रंथ क्या है? इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। थोड़ा सा कठिन है, पढ़ने में याद नहीं होता है, लेकिन ये हिंदी इतिहास का सबसे पहला ग्रंथ है जिसे गारसा दतारसी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा के साथ साथ 1839 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा गया था, जो हिंदी के साहित्य से संबंधित है। दूसरे नंबर पे शिव सिंह सेंगर को हमने देखा था। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ की बात करें तो इनका था शिव सिंह सरोज। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग चर्चा करें तो तीसरे नंबर पे हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चौथे नंबर की अगर हम लोग चर्चा करें तो मिस्र बंधु में 3 भाई शामिल हैं, श्याम बिहारी गणेश, सुख बिहारी गणेश और गणेश बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा। मिश्र बंधु विनोद में कितने हजार कवियों का संकलन है? लगभग 5000 कवियों का संकलन है। 5वें नंबर पे देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी इतिहास का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे 1929 में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। पहले इसी इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का विकास, और इस समय इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो शुक्ल जी हो गया। 6वें नंबर पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कौन सा इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास। ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, सॉरी काश लिखा गया यहाँ, इतिहासकार के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी के साहित्य के इतिहास की रचना की। प्रथम में गारशा दत्तासी हैं जिन्होंने स्तवार दला लिटरेच्योर एंदुए हिंदुस्तानी लिखा। दूसरे नंबर पे शिव सिंह सेंगर जी हैं जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तीसरे पे जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, हिंदी में इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा हिंदी का इतिहास। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा 5000। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो 1929 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। थोड़ा सा ऊपर और रब करके और लोगों के बारे में जानकारी करते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट हैं इतिहास ग्रंथ। तो इधर से आपने लिख ही लिया होगा, थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो 6 इतिहासकारों के बारे में हमने देखा। 7वें नंबर की जानकारी कर लेते हैं कि 7वां इतिहासकार कौन है जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बहुत ही इतिहास ग्रंथों का रचना किया। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए। तो गणपति चंद्र गुप्त के बारे में अगर देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगर गणपति चंद्र गुप्त से पूछे कि इन्होंने हिंदी साहित्य में कौन सा ग्रंथ लिखा, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। और नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ को कि इन्होंने लिखा नलिन विलोचन शर्मा। 9वें नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य का विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य का विमर्श लिखा। हिंदी साहित्य का विमर्श। तो ये आपके कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं और इतिहासकारों से संबंधित कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं। बहुत ही बार पूछे गए हैं सवालों में और पूछा जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, तो गारशा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में, स्तवार दला एंदुए हिंदुस्तानी नामक से लिखा। दूसरा शिव सिंह सेंगर ने लिखा, हिंदी भाषा में लिखा शिव सिंह सरोज नामक से। तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा, हमने पहले पार्ट में देखा था। वास्तविक अर्थों में लिखा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से। और प्रमुख इतिहासकारों में कुछ और हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही अथेंटिक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। और नलिन विलोचन शर्मा की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य का विमर्श लिखा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास जरूर पार्ट 2 विजिट करिएगा, जिसमें हम लोग हिंदी के उद्भव के बारे में बात करेंगे, हिंदी के विकास के बारे में बात करेंगे और हिंदी किस रूप में आगे प्रचलित होती गई, चलती चली गई। और आज के डेट में हम जानते हैं कि हिंदी
हमारे संवैधानिक अनुच्छेदों में भी भाषाओं का उल्लेख है। 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेदों में बोलियों को रखा गया है। तो संवैधानिक तौर पे हम जानते हैं कि हमारे पास में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो विजिट करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, शेयर करिए और जुड़े इससे, और आपको पार्ट बाय पार्ट भाग करके आपको हिंदी की क्लासेस मिलती रहेगी। आप सीखते रहिए और तैयार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।